जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस का ये हमारा 5वां मॉक टेस्ट है। तो दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में आपके आएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गोस्वामी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हमारी को शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। पूरा वीडियो में बने रहें। 100 क्वेश्चन करेंगे हम आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जिनका आप एग्जाम देंगे ना तब आपको पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे। 2023 का पेपर है, 21 तारीख का। चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के लिए एक एकीकृत प्रशासन प्रणाली का निर्माण किया। ए ऑप्शन 1784 का पिच इंडिया एक्ट, बी ऑप्शन 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, सी ऑप्शन 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट और डी ऑप्शन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों जो 1773 का आपका रेगुलेटिंग एक्ट था वो एकीकृत प्रशासन प्रणाली की स्थापना करने वाला महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके जो मुख्य कार्य थे वो थे, सबसे पहले क्या होता था, बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, उसके पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा, बंगाल, बम्बे और बंदरास की प्रशासनिक इकाइयों को नियंत्रण किया गया इसके अंतर्गत। और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे पूछा है सेबी में ई से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों सेबी में ई से तात्पर्य है, ए ऑप्शन एक्सचेंज, बी इलेक्ट्रॉनिक, सी इलेक्ट्रॉनिकी और डी एनर्जी। तो दोस्तों सेबी में जो ई का अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ए एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर ए एक्सचेंज, क्योंकि सेबी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये क्या था, भारत के शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली एक संस्था है। इसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा और वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। सेबी की स्थापना थी आपकी 12 अप्रैल 1988 में। और वर्तमान जो इसके अध्यक्ष है तुहिन कांत पांडे। आप एक बार करंट में भी देख लेंगे, तुहिन कांत पांडे थे इससे पहले। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि स्वतंत्रता के समय हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हरदम संजोए रखे और उनका पालन करे। ए ऑप्शन आर्टिकल 51 ए का बी, बी ऑप्शन आर्टिकल 51 ए का एफ, सी ऑप्शन 51 ए का ए, डी ऑप्शन 51 ए का फर्स्ट। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए 51 ए का बी। तो संविधान का अनुच्छेद 51 ए का बी में जो था, भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य रखा कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे उन्हें हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तो ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका आर्टिकल 32 किससे संबंधित है। ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सी स्वतंत्रता और धर्म के अधिकार और डी था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों जैसा आपको पता है स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे है आपका, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कहाँ है आपका, 29-30, आर्टिकल 29-30 में। स्वतंत्रता और धर्म के अधिकार कहाँ पे है, आर्टिकल आपके 25 से 28। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ है आपका, आर्टिकल 32। तो इसमें बताया कि नागरिकों को उनके मूर्त कर्तव्य के उल्लंघन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जाने न्याय पाने का अधिकार। इसके तहत 5 प्रकार की रिटें जो आपकी जारी की जाती है, अधिकार पर्चा, परमादेश इत्यादि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा किला गोवा में स्थित है। ए अगो आडा का किला, बी बेकल किला, सी चंद्रगिरी का किला और डी जयगढ़ किला। दोस्तों 5वें का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अगो आडा का किला। तो ये कहाँ पे है, गोवा में स्थित है। गोवा कौन सी नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे। पुर्तगालियों ने इसे 1609 से 1620 के 1612 के बीच में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सूक्ष्म वित्तीय माइक्रो फाइनेंस
की जो अवधारणा थी सर्वप्रथम किसने दी? ए अन्ना हजारे, बी मेधा पाटकर, सी इला भट्ट और डी मोहम्मद यूनुस। तो छठे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद यूनुस ने। जो आपका माइक्रो फाइनेंस है, एक वित्तीय प्रणाली है, गरीबी और छोटे व्यवसायियों को बिना किसी संपार्श्विक के ऋण प्रदान करना इसका कर्तव्य है। और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहले 1976 में इसे शुरू किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसार के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त है? ए सतरिया, बी कुचिपुड़ी, सी भारतनाट्यम और डी कथक। तो दोस्तों, जो गुरु वेम्पति चित्रया सत्यम जी हैं आपके, ये कहाँ पे है? कुचिपुड़ी के। कहाँ के हैं ये? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। इन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त है। कुचिपुड़ी नृत्य का होता है आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और इन्हें इसके लिए पद्म विभूषण पुरस्कार 1998 में सम्मानित किया गया और 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की गई। आप ऐसे देखेंगे कथक कहाँ पे है? यूपी में। कथक कहाँ पे है? यूपी में। कथकली कहाँ पे है? आपका केरल में। सतरिया कहाँ है? आपका असम में। सतरिया कहाँ पे है? असम में। और भरतनाट्यम आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, जो नृत्य वगैरह हैं इनसे दिल्ली पुलिस में 100% आपका क्वेश्चन आएगा और आप हमारी वीडियो में बने रहेंगे। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब आप एग्जाम दोगे ना तब पता चलेगा आपको इन वीडियो की अहमियत। अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आप देखना ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तब आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल का और क्या चीजें पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ये ऑप्शन दिल्ली, बी लखनऊ, सी लंदन और डी आपका है पेरिस फ्रांस में। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दादा भाई नौरोजी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी 1866 में। ये 7 ईयर वरिष्ठ अधिकारी के सहयोग से की थी। लंदन सोसाइटी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 24। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ के संविधान से लिया गया है? ए ऑप्शन जर्मनी, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए और डी यूके। दोस्तों जो आपका उपराष्ट्रपति का पद है ये लिया गया है आपका यूएसए से। अब देखेंगे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 63 में क्या है? आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद। 66 उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन। 67 उपराष्ट्रपति का कार्य का। यह आर्टिकल आप उपराष्ट्रपति से रिलेटिव याद रखेंगे। और उपराष्ट्रपति जो होता है आपका, अगर राष्ट्रपति जी आपके अपने पद पर नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। अगर चीफ जस्टिस भी नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो करता है। ठीक है, ये पद ये क्रम भी आप याद रखेंगे। और उपराष्ट्रपति से रिलेटिव ये जितने भी आर्टिकल है इन्हें याद रखेंगे। एक फैक्ट और पूछ सकता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो इसका राइट आंसर भी क्या है आपका? उपसभापति। ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लासों में बहुत अच्छी तरह से ये चीजें बताई हुई है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे और वही आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 25। भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में सही बताना। स्वतंत्रता दिवस 1947 से 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों जो स्वतंत्रता दिवस था आपका 15 अगस्त 1947 से मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। आपके पाकिस्तान और भारत दो देश बने थे। दूसरा गणतंत्र दिवस 1950 में 26 जनवरी से मनाया जाता है, ये भी क्या है आपका? राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र दिवस को ब्रिटिश शासन से आजादी के रूप में मनाया जाता है, ये भी क्या है आपका? राइट। ये तीनों अभी तक राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान सभा द्वारा सन 1949 में भारत के संविधान को अंगीकार करने के बाद गणतंत्र दिवस मनाया गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है आपका। 1949 में इन्होंने संविधान को तो स्वीकार किया था, लेकिन लागू कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, और तभी से ही क्या था आपका? गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो चौथा आपका क्या है? गलत। तो आप देख लेंगे यहाँ सभी में चौथा है, ये कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। तो 1 2 3 कौन से में? ऑप्शन नंबर सी में। यही क्या है आपका? राइट। इन चीजों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। फायान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी भानुगुप्त। दोस्तों ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में जब हिस्ट्री पढ़ाई थी, आपको बहुत अच्छे से मैंने हिस्ट्री करवाई हुई है। हिस्ट्री में आप एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ये सब कुछ आपको कराया हुआ है। और इसका एक रिवीजन भी मिलेगा आपको बेटर। एक क्लास में पूरी में हम क्या करेंगे, एक दिन में एंशियंट, एक दिन में मिडिवल और एक दिन में मॉडर्न हिस्ट्री आपकी खत्म करेंगे। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, आप क्वेश्चन को करे जाइए, वीडियो को देखते रहिए। आपका जो है बहुत ज्यादा इन क्वेश्चनों से करने से फायदा मिलेगा, रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाएगा। जो फायान थे ये किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फायान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी। इनका शासन का टाइम जो था 375 से 415 के दौरान आए थे ये। इनकी जो पुस्तक है यात्रा वृत्तांत है वो है फो क्यू की ग्रंथ है, जिसमें उस टाइम के सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक स्थितियों का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 27 में देख लेते हैं कि कृषि उद्योग के बारे में सही नहीं है। कृषि उद्योग के बारे में क्या सही नहीं है? ये ऑप्शन, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाया। ये बात क्या है? बिल्कुल सही। इसमें आपकी गेहूं चावल ये फसलों की क्या हुई? इनकी आपकी बढ़ोतरी हुई थी। बी ऑप्शन है, हरित क्रांति ने HYV बीजों का उपयोग शुरू किया। ये भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप तिलहन में सुधार हुआ। तिलहन से संबंधित नहीं थी ये, अनाज से, मोटे अनाज से, गेहूं चावल इनसे संबंधित थी, तिलहन की ये नहीं थी। तो तीसरा इसमें क्या हो गया आपका? गलत ही आपसे पूछा था। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा, हरित क्रांति ने नई तकनीकों की शुरुआत की। ये भी क्या था? बिल्कुल सही। तो भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल, धान के लिए सुधार के लिए लागू की गई थी। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव तिलहन जैसे सरसों, सोयाबीन के उत्पादन पर नहीं पड़ा था। तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति, तिलहन से संबंधित कौन सी क्रांति थी? पीली क्रांति। तो क्रांति अभी देख लेंगे आप, जैसे गोल क्रांति आपसे पूछते हैं आलू से, लाल क्रांति टमाटर अंडा वगैरह से, ये चीजें भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते में उच्च प्राथमिकता देने वाले उद्योगों में डैश की राशि तक स्वचालित अनुमति प्रदान की गई। ए ऑप्शन 2 करोड़, बी 2.5 करोड़, सी 1 करोड़ और डी 1.5 करोड़। तो दोस्तों इसका 28 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1 करोड़।
जो आपकी विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते में उच्च प्राथमिकता देने में 1 करोड़ रुपए की राशि स्वचालित अनुमति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं 29 देख लें। कोलायत उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी झारखंड और डी बिहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। जो कोलायत उत्सव है कहाँ पे मनाया जाता है? राजस्थान में। कोलायत उत्सव राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है कोलायत शहर, उसमें आकर्षण में था ये। तो त्योहार वगैरह भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 30। भारतीय समाज सुधारक को विधवा पुनर्विवाह अभियान का श्रेय दिया जाता है, जिसके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देने का एक कानून पारित किया था। ए ऑप्शन सावित्रीबाई फुले, बी मुमताज अली, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और डी आयक काली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो था, इन्होंने विधवा पूर्व विवाह को बढ़ावा दिया और 1856 में ब्रिटिश सरकार ने उनके प्रयासों से एक अधिनियम भी पारित किया था, 1856 का विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम। ये बंगाल के समाज सुधारक थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान थे। नेक्स्ट चलते हैं 31। 1575 में गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर द्वारा निर्मित स्मारक का नाम बताएं। ए ऑप्शन जामा मस्जिद, बी बुलंद दरवाजा, सी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और डी पंचमहल। तो गुजरात विजय 1575 में बुलंद दरवाजा उनके द्वारा बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी में। इसे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। यह वास्तुकला का उत्कर्ष उदाहरण है मुगल का, और इसे सफलता का द्वार भी कहा जाता है। सफलता का द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कचिन मानव महोत्सव, कचिन मानव फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये ऑप्शन म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो कचिन मानव महोत्सव ये आपका म्यांमार में मनाया जाता है। विदेश में महोत्सव आपसे पूछ लेता है। एक त्योहार है, ये प्रमुख जनजातियों में से कचिन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण रंग सांस्कृतिक आयोजक है। नेक्स्ट चलते हैं 33। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज जो थे कथक के प्रसिद्ध किस घराने से थे? ए जयपुर, बी रायगढ़, सी जानकी प्रसाद और डी कालका बिंदादीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कालका बिंदादीन। और कथक कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, यूपी का। पंडित बिरजू महाराज जो थे लखनऊ घराने से गए। लखनऊ घराने का कालका बिंदानिधि घराने के प्रसिद्ध नृत्य के थे। लखनऊ घराने का ये एक पार्ट था कालका बिंदानिधि। वे संगीतकार, गायक और कोरियोग्राफर थे। कथक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने और विश्व भर में इसकी लोकप्रियता इन्होंने ही बढ़ाई थी। नेक्स्ट चल देते हैं 34 में देख लेते हैं। हरि के बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया? ए महानदी और दामोदर, बी लूनी और स्वर्णरेखा, सी व्यास और सतलुज और डी गंगा और यमुना। तो हरि के बैराज कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी व्यास और सतलुज में बनाया गया था। इसका निर्माण 1952 में किया गया था। इसका उपदेश क्या था? सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करना। भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड आर्द्र भूमि भी यही है, हरि के बैराज, जो जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 में देखेंगे। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ए ऑप्शन बॉबी मूर या लियोनस मेसी, नेक्स्ट डेविड बेकहम और डी ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो बोथ फीड ऑन द ग्राउंड ये जो आत्मकथा है ये है डेविड बेकहम की। ये प्रसिद्ध फुटबॉल के खिलाड़ी थे। इनके जीवन संघर्ष, खेल करियर, मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम में योगदान का वर्णन किया गया है इन्होंने अपनी आत्मकथा में। नेक्स्ट चलता है 36। हम्पी शहर का नाम स्थानीय मातृ देवी डैश के नाम पर रखा गया। ए ऑप्शन हिंडिमा, बी ऑप्शन हम्पी देवी, सी ऑप्शन पंबा देवी और डी ऑप्शन हम्पनी। तो हम्पी शहर का नाम जो रखा गया था ऑप्शन नंबर सी पंबा देवी जो थी मातृ देवी उनके नाम पर रखा गया था। कर्नाटक में स्थित था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। हम्पी को यूनेस्को विश्व धरोहर में 1986 में घोषित किया गया। विरूपाक्ष मंदिर और अन्य ऐतिहासिक स्मारक स्थित है हम्पी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में है 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ए ऑप्शन 84, 86, 87 और 88।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 37 का बी, 86। जो आपका 86वां संविधान संशोधन सन 2000 में हुआ था, उसी के तहत क्या था, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है। इसी संशोधन से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा मौलिक अधिकार बनी। नेक्स्ट चलते हैं 38 में पूछा है किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक, ए ऑप्शन अल बुरूनी, बी ऑप्शन इब्न बतूता, सी ऑप्शन अल मसूदी और डी ऑप्शन था शिहाबुद्दीन अल उमरी। तो इब्न बतूता पुस्तक किसने लिखी, अल बरूनी ने। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रिहला। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था, रिहला। ये भी आप याद रखेंगे। तो किताबुल हिंद या भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी, अल बरूनी ने। ये एक फारसी विद्वान यात्री थे, 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आए। संस्कृत परंपराओं, धर्म सुधार और भौगोलिक पर गहन अध्ययन किया और किताबुल हिंद की रचना करी इन्होंने। भारतीय समाज और विज्ञान का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। नेक्स्ट चलते हैं 39 में आपसे पूछा गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, कौन सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो है प्राथमिकता नहीं है। ए ऑप्शन बुनियादी ढांचे का विकास करना, ये है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ये नहीं है। इकोनॉमिक जोन स्वच्छ प्रौद्योगिकी का बढ़ावा देना नहीं है। सी ऑप्शन रोजगार उपलब्ध कराना, निर्यात को बढ़ावा देना, यही चीजें क्या थी उसकी राइट। SEZ क्या होता है, ये निवेश आकर्षित करना, उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना, इसका क्या होता है, कार्य प्राथमिक उद्देश्य होता है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं होता। दीर्घकालिक लाभ के रूप में इसे देखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 40 में है लॉन फॉक्स डॉसिंग किसका उपन्यास है, आत्मकथा है। ए ऑप्शन रस्किन बॉन्ड, बी अमिताभ घोष और सुखविंदर सिंह अरविंद अडिगा की। ऑप्शन इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड और ये जितने भी आपके राइटर इसमें दिए गए, ये पुस्तकें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। लॉन फॉक्स डास्किंग जो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, ये इनकी आत्मकथा है। अपने जीवन के पहलुओं के बारे में दर्शाया है इन्होंने। दोस्तों 40 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आप क्या करेंगे, इन जीके के क्वेश्चन को ना, इनकी थीम देखेंगे कि थीम इनकी कहाँ पे चल रही है, और एग्जाम में आपके दिल्ली पुलिस इन्हीं थीम से रिपीट क्वेश्चन होंगे, आप देख लेना बिल्कुल पेपर में। आपको क्या करना है, करंट अफेयर से उन्हें अपडेट करके आपको पढ़ लेना है, और ध्यान में अपनी चीजें रखनी है। स्पोर्ट वगैरह का देख लेना है आपको, आपको त्योहार वगैरह देख लेना है, जनगणना वगैरह देख लेना है, पंचवर्षीय योजनाएं देख लेना है, और करंट इवेंट जो भी आपके चल रहे हैं उन्हें आप देख के जाएंगे। और कुछ वीडियो हमारी प्ले लिस्ट में, हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गोस्वामी पर भी दिल्ली पुलिस की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ पे वीडियोस हैं स्टैटिक जीके की, उन्हें भी आप देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों तैयारी में लगे रहेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से लगे रहिए। और आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। क्या पता आपसे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले और यहीं से आ जाए। फिर आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो उसमें आपकी जिम्मेदारी है। आपको पूरा वीडियो देखना है और ध्यान रखना है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको क्या पढ़ना है और कैसे करना है। तो चीजों को ध्यान में रखेंगे और वीडियो में पूरा बने रहेंगे। जो भी भाई नया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को जो है शेयर कर दिया करो वीडियो को। आपके प्यार से ही ये सब चीजें चल पाएंगी आगे, क्योंकि इन चीजों में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 41 पॉलिटी का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। आर्टिकल 51 ए का ई, ए का एफ, या जी, या डी में। दोस्तों आपका इसका 41 का है ऑप्शन नंबर डी राइट है। अनुच्छेद 51 के ए के डी में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए आह्वान किया जा सकता है। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो इन चीजों को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 42। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। ए ऑप्शन Ca कैल्शियम, कॉपर, पी, या Fe फेरस बोलते हैं जिसे हम। तो 42 को देखेंगे आप, 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपके ब्लड वगैरह में हीमोग्लोबिन में क्या होता है, फेरस होता है आपका,
लोहा वगैरह जो होता है वो। लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। इसके निर्माण के लिए एफटी की आवश्यकता होती है। आयरन हीमोग्लोबिन का एक समूह घटक है जो ऑक्सीजन को बांधने पर परिवहन करने में मदद करता है। आयरन की कमी से एनीमिया जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं 43। 43 क्वेश्चन नंबर, एंटीऑक्सीडेंट के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ये ऑप्शन, यह कोशिका कार्यों की मरम्मत में मदद करता है, ये बिल्कुल सही है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? कोशिकाओं की मरम्मत में आपकी सहायता करता है, मदद करता है। बी पूछा है, उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को विलंबित करता है, ये भी सही है। कोशिका कार्यों की क्षति को रोकता है, ये भी बिल्कुल सही है। पशु उत्पादक एंटीडेक्स का प्रमुख स्रोत, ये पशु का नहीं मनुष्य से रिलेटिव है एंटीऑक्सीडेंट्स। तनाव को कम करना, रक्षा करना, मूल कणों को या फ्री रेडिकल्स जो होते हैं निष्क्रिय करके उन्हें बढ़ावा देना, धीमा करना, कोशिका क्षति को रोकना। प्रमुख स्रोतों में फल, सब्जियां, नट्स, साबुत अनाज और कुछ जड़ी बूटियां जो हैं शामिल हैं। पशु आमतौर पर एंटीडॉक्सिन के प्रमुख स्रोत नहीं माने जाते, तो ये किस में माने जाते हैं? सब्जियों वगैरह में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने आकर्षित किया? ए ऑप्शन, नागसेन, बुद्ध घोष, अशुघोष, भद्रबाहु। तो इसका राइट आंसर है 44 का ए, नागसेन ने मिनांडर को दीक्षा दी थी और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए कहा था। मिनांडर कौन था? एक इंडो ग्रीक शासक था जिसने नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु को प्रभावित होकर धर्म अपनाया था, और यह घटना बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण मानी जाती है। मिलिंद पन्नो नामक ग्रंथ नागसेन और मिनांडर के बीच हुए संवादों का उल्लेख करता है, ये भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, तो इन चीजों को भी आप ध्यान में देंगे। नेक्स्ट चलते हैं 44। जनगणना का क्वेश्चन आ गया। किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है? ए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षर, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है आपका? केरल में, 1084। कितना है आपका लिंगानुपात? 1084। भारत का लिंगानुपात 943, 943, और 2001 की जनगणना में था 933। और अभी आपकी कोई जनगणना नहीं हुई है, तो आपकी अभी तक कौन सी जनगणना चली है? 2011 वाली। नेक्स्ट चलते हैं 46। चंद्रताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के तीन रामसर आंध्र भूमि है? असम के, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। तो दोस्तों ये कहाँ पे है? चंद्रताल वगैरह, रेणुका, पोंग बांध, ये आपके एचपीवी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चंद्रताल झील जो है स्पीति घाटी में एक ऊंचाई वाली झील है। पोंग बांध महाराणा प्रताप सागर बांध ब्यास नदी पर बना जलाशय है जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 47। 2022 में मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले गुरमीत बाबा किस राज्य से थे? गुरमीत बाबा किस राज्य से थे? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा। तो दोस्तों ये कहाँ के थे? गुरमीत बाबा थे आपके आपके पंजाब के। गुरमीत बाबा कहाँ के थे? आपके पंजाब के। ऑप्शन नंबर ए। ये पंजाब के मशहूर लोक गायक थे और इन्हें पुरस्कार कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं 48। जीएसटी से रिलेटिव क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। आर्टिकल आर्टिकल 277 ए, ये भी नहीं है। आर्टिकल 278 ए, ये भी नहीं है। तो जीएसटी से रिलेटिव आपको आर्टिकल याद रखना है और आपको पता भी होगा 279 ए। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, और भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को एक आदेश देता है जीएसटी काउंसिल के गठन करने का, और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना जीएसटी से संबंधित नीतियों का निर्णय लेने के लिए बनाई गई थी। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे जीएसटी से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं 49। 49। 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ये ऑप्शन संयुक्त प्रांत जिसे हम यूपी बोलते हैं, मद्रास, तमिलनाडु, चेन्नई वाला क्षेत्र, सी बंगाल जो कोलकाता है आपका, और डी महाराष्ट्र, मुंबई वाला क्षेत्र। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में मुंबई महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, और ये एक समाज सुधारक थे। हिंदू धर्म में सुधार लाना, जातिवाद, छुआछूत और अंधविश्वासों को खत्म करना इनका कार्य था। महादेव गोविंद रानडे, राम कृष्ण गोपाल भंडाकर जैसे समाज सुधारकों ने इसे मजबूत बनाया। महादेव गोविंद रानडे जो गांधी जी के गुरु थे, वो आध्यात्मिक गुरु, और राम कृष्ण गोखले
तो ये इनसे नाम जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जीके का। आप देखेंगे कोड्डानल्लूर गांव के एक नृत्य गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ए भारतनाट्यम, बी कथक, सी मोहिनीअट्टम और डी ओडिसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु। कथक कहाँ पे है? यूपी। ओडिसी कहाँ पे है? ओडिशा। मोहिनीअट्टम कहाँ है? केरल में। मोहिनीअट्टम और कथक करी कहाँ पे है? केरल में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सतरिया असम में। ये चीजें आप याद रखिए शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। तो हमने दोस्तों जीके के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। इन क्वेश्चनों की अब आप मेरी ध्यान से बात सुनो पहले, बिल्कुल एकदम कूल हो गए। एक मिनट मेरी बात सुनो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद। आप दोस्तों जीके में अगर आपके 20-25 सवाल हो रहे हैं ना अभी फिलहाल में, अभी आज मैं बात कर रहा हूँ 2 तारीख में, अगर आपके 20-25 सवाल भी हो रहे हैं ना, तो दोस्तों आप अभी 15 दिन में आप कैसे 20-25 से 30-35-40 सवाल कर सकते हैं वो चीज बताऊंगा मैं। आप 40 तक भी, अगर 20-25 हो रहे हैं 40 तक 35 तक आप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर पढ़नी है दबा के। स्टेटिक जीके पर ध्यान देना है। टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लो। एक तो आप पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, मंदिर, नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, आपके पुरस्कार, पुस्तक, घराने वगैरह, कौन से नाटक कहाँ पे होते हैं, नृत्य और त्योहार वगैरह। और आपको क्या देखना है, स्पोर्ट वगैरह का देख लेंगे। इन चीजों पे ज्यादा फोकस करेगा ना जो आदमी, उसी का ही दिल्ली पुलिस में जो है 35-40 क्वेश्चन होंगे। इस चीज को आप ध्यान रखना। और इन्हें जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इन्हें ध्यान से देखा करो, और इन्हीं से रिलेटिव आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं रीजनिंग पे अपना। 51 आपसे पूछा है, ये आकृति दी गई है, आपसे पूछा है कि कौन सी अ, आपकी ये आकृति कौन से इनमें बनाई गई है। तो दोस्तों ये आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा। आप देखेंगे जब आप चले यहाँ से, ये देखा, ये आए घूम के और ऐसे आगे, कहाँ पे आगे, ऐसे आगे, ये बन रहा चार। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको ये आकृति दिखाई दे रही है। ये आकृति आपको ढूंढनी है इन चार ऑप्शन में कहाँ है। आप इसे देखेंगे, इसमें कहीं दिख रहा है ऐसा? नहीं। इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं है। भाई ये तो बन रहा है, ये बन रहा है, ये आ गया, लेकिन कहीं भी चार का नहीं बन रहा। फिर चार का नहीं बन रहा नीचे, इसमें भी है लेकिन चार का इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं 52। इसमें ये आकृति बतानी है कौन सी में बनी हुई है। तो दोस्तों आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को, ये इसमें आपको डायरेक्ट दिखाया भी गया है। ये आप चले यहाँ से, ये वाली आकृति देखेंगे, ये वाली आकृति इसमें डायरेक्ट बनी हुई है। और आकृति आप देखेंगे कोई भी इसमें दिखाई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप आकृति अंतर नहीं। नॉन वर्बल रीजनिंग आपको रीजनिंग में देखना है, बहुत जरूरी। और रीजनिंग में आपको टारगेट बनाना है 25 से 25। जिस बच्चे के 25 से 25 होंगे ना, उसके बहुत ज्यादा सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 53। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, 150 से कर लेते हैं, और वैसे भी आप कर ही सकते हैं इसे चित्र बना के। मैं आपको 150 से बता देता हूँ। सभी और कोई के लिए हम क्या यूज करते हैं? सो। यहाँ लिखेंगे सो। सभी और कोई के लिए हम क्या यूज करते हैं? सो। तो इधर लिखेंगे सो, इधर तो हमेशा 50 रहता ही है, इधर लिखेंगे सो। और नहीं भी यहाँ होता है, नहीं की तरफ भी सो आ जाता है। तो आप देखेंगे कैडी, कैडी कॉमन है आपका, क्या कॉमन है? कैडी। और ये 100 और 50, 150। मैंने बताया जो सीडी आपकी काम करती है 150 या उससे ऊपर करती है। सीडी का क्या काम हुआ? एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपसे पूछा है निष्कर्ष पहला है, सभी फेस्टी केक हैं। सभी फेस्टी, क्या फेस्ट, सभी का मतलब 100, क्या फेस्टी के पास में 100 है? हम पूछे फेस्टी के पास में, हाँ 100 है। निगेटिव में एक चीज देखना, अगर यहाँ 50 है तो ऊपर भी 50, यहाँ 100 है तो ऊपर भी 100 होना चाहिए, तभी आपका निष्कर्ष जवाब सही है। फेस्टी से आपको केक पे जाना है, फेस्टी से कैडी, कैडी से कैडी, कैडी से केक। तो ये राइट हो गया आपका। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ केक पेस्ट्री हैं, कुछ केक, कुछ के पास में, केक के पास में कितने? 50, लेकिन कुछ क्या, सभी क्या है? 100। तो 100-50 चल जाता है। तो आप देखेंगे क्या केक से पेस्ट्री पे जा सके? केक से केडी, केडी से कैडी, और कैडी से पेस्ट्री। तो दूसरा भी क्या हो गया आपका? राइट। दूसरा भी क्या हो गया आपका? राइट, इसी के हिसाब से। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये ऊपर कथन क्या है? निगेटिव।
ऊपर क्या कथन क्या है, निगेटिव। अगर कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होंगे, पॉजिटिव वाला उत्तर नहीं होगा आपका। तो इसमें ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं 54। ये आकृति है, 4 बार घुमानी है, 1 से 2 होगी। ये 2 है, 2 से 4, 2 से कितनी होंगी 4, 4 से कितनी होंगी 8, और 8 से कितनी होंगी 16। ठीक है, ऐसी तो होती है ना। तो ये कितनी है, 1 2 3, 3 से 6, और 6 से, 3 से 6 इसमें, 6 से 12, कितनी हो जाएंगी टोटल 12। तो 12 देखेंगे हम। सबसे पहले आप देखेंगे इन्हें, ऐसे तो ये कहीं भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जैसे दे रखा है। डी में देखेंगे, ये गोला इसने पहले ऊपर घुसा दिया, इसमें देखेंगे आप, इसमें चले इधर से तो सही है, लेकिन जब ये इधर से आएंगी तो क्या होगा, ये जो आपका ऊपर को तीर वाला निशान है, ये कहाँ नीचे थोड़ी ना आ जाएगा, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, राइट। 54 का क्या हो गया बी। 55 में देखेंगे, अपने मिरर में रखेंगे जब चीजों को हम, जब आप मिरर में रखेंगे आप एक चीज देखेंगे, पहली बात तो ऊपर क्या है, दोनों में कलर, ऊपर की तरफ क्या है इसमें, दोनों में कलर, और यहाँ एक बिन कलर वाला आ गया, ये हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ भी एक बिन कलर वाला आ गया, ये भी नहीं हो सकता, ऊपर दोनों में क्या होंगे, कलर होंगे। ठीक है, दूसरी चीज देखेंगे, नीचे ऊपर कलर, नीचे एक वैसा एक कलर वाला, ये भी ठीक है। एक चीज का आप ध्यान देंगे, बीच वाले पे ध्यान दो आप। बीच में क्या है, ये गोला ऊपर से रंगा हुआ है, कहाँ पे रंगा हुआ है, ऊपर से। बीच में गोला आपका ऊपर से रंगा हुआ है ये, तो ऊपर से जब ये रंगा हुआ है, तो यहाँ भी ऊपर से ही रंगा हुआ है, इसने साइड में रंग दिया, तो ये थोड़ी ना हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 56, ये आकृति के क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, ये समीकरण वगैरह का आ गया, आपसे पूछा गया है ये चीजें। तो मैंने बताया कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कहाँ से करना है, लास्ट से। लास्ट में चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। डी रख के देखते हैं, डी हमने रखा, चिन्ह रखेंगे 12, 12, पहला चिन्ह गुना, पहला चिन्ह क्या है गुना, 5, फिर गुना 9, फिर भाग, भाग 54। ठीक है, माइनस, माइनस 9 बराबर 1 आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 9 से जब 54 को भाग देंगे, 9 6 54, या ऐसे भी बोल सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 12 गुना 5 गुना 9, और जो भाग में है, नीचे आके बटे में आ जाएगा 54। तो आप इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि हमें 54, 9, 9 से काटा 54 6 बार, 6 से एक काटा, 6 से 2 बार, तो 2 पंजे 10, 10 में से 9 चला गया, कितना बचा एक, तो एक ही हमें क्या करना था, लाना था। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57, ये आकृति किसमें निहित है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, आप जब निहित वाली आकृति देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में ही ये डायरेक्ट दिखाई आपको दे रही है। ठीक है, बिना घुमाए किसमें से निहित है, ऑप्शन नंबर एक में, देखेंगे कैसे। आप चले, आपने ये वाला हिस्सा देखा पहले, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, फिर ये वाला हिस्सा देखा आपने, ये वाला हिस्सा ऐसे आ गया। ठीक है भाई, फिर आपने क्या करा, ये वाला हिस्सा देखा, ये वाला हिस्सा कहाँ गया। तो एक में क्या है, ये सभी आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं 58, इसमें वो ये चिन्ह वाला, तो इसका देखेंगे आप, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देख लेंगे, चेक करेंगे। 200, पहला चिन्ह -13, ठीक है, दूसरा गुना 9, फिर -200, भाग 25, 200 से 25 को भाग दें कितना आएगा 8, 200 माइनस 13 निम्मा 117 -8, 117 में से 117 माइनस के और माइनस का 8, 125, 200 में से 125 चलेगा 75, और 75 ही क्या था आपको लाना था, ये चीजें आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट चलते हैं 59, क्वेश्चन नंबर 59। तो दोस्तों आपने अभी तक देखा कि हमने जो 8 क्वेश्चन किए रीजनिंग के, उसमें क्या था, दो तो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले थे, चिन्ह वगैरह वाले, वो चेक करने होते हैं जो रखे, और जो 6 7 क्वेश्चन आपने देखे नॉन वर्बल रीजनिंग के थे, आकृति, कागज मोड़ना काटना, आकृति अंतर्निहित वाले, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, ये आपसे पूछा है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, आप इसे करेंगे।
इसने बताया क्यू आर एस टी यू बी, छह डॉक्टर थे, एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्रीय ओर मुख करके बैठे हैं, वे एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। इसने बोला क्यों क्यों यू के ठीक क्यों यू के ठीक दाएं ओर बैठा है। क्यू जो है वो यू के ठीक दाएं ओर बैठा है, तो हमने यू यहाँ पे बैठाया, इसके दाया इधर इधर पड़ेगा तो यहाँ बैठाया क्यू को, ठीक है। नेक्स्ट चले, आर वी और टी के बीच में बैठा है, आर वी और टी के बीच में बैठा है। आर हमने यहाँ बैठाया, एक तरफ वी रखा एक तरफ टी रखा, ठीक है। एस क्यू के ठीक दाएं ओर बैठा है, क्यू ये है, क्यू का दाया इधर, यहाँ कौन हो गया एस, ठीक है, बैठा है। अब आपके छह के छह बैठ चुके हैं। अब नेक्स्ट लाइन जब आप पढ़ेंगे तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपकी आकृति ठीक है बनी थी या गलत। आप देखें, नेक्स्ट पढ़ेंगे, टी क्यू के बाएं दूसरे पर बैठा है, क्यू के बाएं दूसरे पर, क्यू इधर बायां इधर, दूसरे स्थान पर, एक पर यू दो पर टी, ठीक है। तो आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन यू के दाएं तीसरे स्थान पर है। यू यू ये रहा, और इसका दायां किधर है इधर, तीसरे पर, पहले पर क्यू, दूसरे पर एस और तीसरे पर वी। तो राइट आंसर है आपका वी, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 60। ये आकृति दी गई है, ये आकृति आपको पूरा करनी है। जब आप आकृति को पूरा करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे गोले को बनाएंगे। इसमें क्या हुआ, इसमें गोला नहीं बना, इसमें नहीं बना, इसमें ठीक है गोला बना हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे, आपने देखा गोला बनने के बाद में आपसे एक जो है ये लाइन खींची हुई है, ये लाइन कहाँ तक ले जा रहा है, पूरी ऐसे ले जा रहा है ऊपर तक। और इसमें कहाँ तक है, इसमें कहाँ तक जा रही है, ऊपर तक जा रही है, लेकिन इसमें ऊपर तक नहीं है, ये नीचे तक ही रहनी है, तो ऑप्शन नंबर सी आया है। नेक्स्ट चलते हैं 61। 61 में आपसे वही दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा गया है, कि सीधा है कि उल्टा हो जाएगा, एफ ऐसे है एफ ऐसे हो जाएगा, लेकिन एफ उल्टा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तो कट गया, क्योंकि एफ उल्टा कर देना है, एफ उल्टा थोड़ी ना होगा। एल एल ठीक है, ठीक बना हुआ, इसमें चार आ गया, एल कहाँ गायब होगा, तो ये भी खत्म हो गया। एल के बाद फोर है, फोर के बाद आपका नाइन है, नाइन इसने ऐसा कैसे लिख दिया, ऐसा कैसे थोड़ी ना लिखेंगे, उल्टा घूम के लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट। नेक्स्ट 62। 62 में आपसे दिया गया है 2 4 12 48, नीचे खालिस्तान और 1440। आप देख रहे हैं आकृति जो है आपको जल्दी जल्दी बढ़ रही है, तो जहाँ जल्दी जल्दी बढ़ती है वहां पे मल्टीप्लाई होता है। तो दो दूनी चार, चार तिया बारह, बारह चौक अड़तालीस, अड़तालीस पंजे इतना, और छिका इतना आ जाएगा। 48 पंजे निकालेंगे, पाँच अट्ठे 40 का जीरो, हासिल लगे चार, और पाँच चौक 20 और चार 24, 240। ऑप्शन नंबर सी में क्या है 240। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, 63। 63 में देख लेते हैं, आकृति का क्वेश्चन है आपसे, देखेंगे क्या हो रहा है। पहले बीच वाले पे चलेंगे, एक लाइन है, फिर दो हुई, दो से तीन हुई, तीन से चार हुई, अब पांच लाइन होनी चाहिए। तो लाइन गिनो भाई, पांच कौन से में है। अब चले, पांच कौन से में बन रही, इसमें पांच है, ठीक है, डी में पांच है। आपने देखा एक दो तीन चार पाँच, सी में कितनी है, ज्यादा लाइन बनी हुई है बीच में, एक दो तीन छः, इसमें छः सात लाइन है, इसमें भी अधिक लाइन है, तो पांच लाइन कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी में। बी सही है, आपको पता इसका चल गया। दर्पण प्रतिबिंब वही निकालना है आपको, ठीक है भाई। नौ सब में बना हुआ है, इसमें डायरेक्ट सीधा नौ दे दिया, ये नहीं होगा। नौ के बाद छः दे दिया, ठीक है भाई, छः, छः ठीक है सब में, ठीक है छः, तीन भी ठीक है सब में, इसमें सीधा ही तीन दे दिया, ये भी नहीं बनेगा। सीधा तीन के बाद में चले एस, एस ए में सीधा ही दे दिया एस, ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं 65। पांच पांच आकृति सब में है, और चार चार आकृति सभी में है, उत्तर में भी सभी में ही, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आपको। सबसे पहले देखेंगे आप, चार में से एक एक चीज रंग रहा, तो देख लिए यहाँ पे क्या होगा, चतुर्भुज को रंग गया, चरकोना साफ आया, त्रिभुज रंग गया, ये रंग गया, गोला नहीं रंगा है, तो गोला कौन सा रंगेगा, तो गोला देखो इसमें तो गोला नहीं रंगा, तो ये कट गया आपका, इसमें नहीं रंगा है, इन दोनों में गोला रंगा हुआ है, ठीक है भाई, गोला तीनों में रंगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो सकता है।
नेक्स्ट आपने देखा जो है, आपने ये देखा कि जो ये आयत सा बना हुआ है आपका, आयत, ये पहले में सिंपल, दूसरे में ऐसे वाला है। ठीक है, तो ऐसे वाले बनेगा, ऐसा किसी में ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 66। आकृति घुमाने पर अंतर्निहित बतानी, इसमें आकृति आप जब छाटेंगे तो इसमें बतानी, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, आकृति इसमें राइट है। ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुज भी है उल्टा, और क्या है, गोला भी है आपका। आप देख लेंगे इसमें त्रिभुज और गोला। देखो ये रहा आपका गोला, कहाँ पे है गोले, तो इसमें कितने हैं, कई सारे हैं गोले, तो गोले इसमें कितने सारे हैं, कई सारे गोले हैं, और त्रिभुज भी आपके कितने सारे हैं। तो आपसे यही पूछा गया था 66, यही आकृति घुमाने वाला। आकृति आप देखोगे जब, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें, राइट, बिना घुमाए कौन से बनी हुई है इसमें, क्योंकि आप चलेंगे, आप चले यहाँ से ऐसे आगे, ठीक है, यहाँ से चल के ऐसे आगे, ठीक है, फिर ये भी बन गया आपका, ठीक है, ये बन गया। आपने ये देखा, यहाँ पे आगे ये भी बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, आपकी आकृति बिल्कुल दिखाई दे रही है। नेक्स्ट चलते हैं 68। गणित की संकरणाएं लगी हुई हैं, इन पर आप देखते हैं 18, 28, 38 कैसे बना। 18, 28, 38, 11, 26, 41, तो आपसे इनसे पूछा गया इसमें कौन सा नियम लगा है। तो आप देखेंगे 28 का आपने दुगना किया, 28 का जो बीच वाली संख्या है उसका दुगना करें, बीच वाली संख्या का क्या कर दिया, दुगना, बीच वाली संख्या का दोगुना, बीच वाली संख्या जो है उसका दोगुना करा, 28 का दोगुना 56, और उसमें से पहली संख्या घटा दी, पहली संख्या जब घटाई तो 38 आ गया, दुगुना करके पहली संख्या घटा के लास्ट वाली संख्या आ रहा। तो ऐसी करेंगे, देख के इसे चेक करेंगे, 26, 26 का दुगुना 52, 52 में से 11 घटा दिया, कितना आ गया, 41, ठीक है। अब देखेंगे ये किस में लग रहा, तो 27 का दुगुना 13.5, 13.5 में 9 जब घटाए, 27 का दुगुना 54, 27 का दुगुना 54, चौवन से, चौवन से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना बचता है, 45, तो ए नहीं। ऐसे ही 24 का दुगना 48, 48 में से 13 चला गया, कितना बचा, 35, तो ये भी नहीं। 48 का दुगना 96, 96 में से 17 चला गया, अब बहुत ज्यादा बचता है ये। 35 का दुगना 70, 70 में से 18 चला गया, कितना बचा, 52, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं 69। आपसे ये आकृति दी गई है, नेक्स्ट पूछा है चौथे नंबर पर कौन सी आकृति आएगी। तो पहले ये गोले इधर साइड है आमने सामने, फिर इधर हुए, फिर ये ऐसे हुए, तो अब ये किधर आएंगे, ऐसे ही आएंगे, ठीक है। ऐसे किसमें है, ऐसे इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये कर दिया, ठीक है। गोलों में क्या है, बीच में लाइनें, और लाइनें भी कैसी हैं, लंबी तरफ। लाइनें देखेंगे कैसी हैं, लंबी तरफ, टेढ़ी तरफ, टेढ़ी तरफ, ठीक है। क्या हो रहा है, एक में लंबी तरफ, एक में टेढ़ी तरफ, फिर टेढ़ी तरफ, फिर लंबी तरफ, फिर टेढ़ी तरफ, फिर लंबी तरफ, फिर क्या आएगा, टेढ़ी तरफ, लंबी तरफ, कैसे चल रही लाइन, टेढ़ी तरफ, लंबी तरफ। ऐसे ही आप इनमें करेंगे तो आप देखेंगे, पहले कहाँ आएगी, लंबी तरफ, फिर टेढ़ी तरफ, लंबी तरफ किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, फिर टेढ़ी तरफ, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें त्रिभुज देखेंगे कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों आप इनका हिसाब लगा लेंगे, अगर आप हिसाब लगा के देखेंगे इसमें त्रिभुज निकलेंगे 52, कितने त्रिभुज निकलेंगे, 52, ठीक है दोस्तों, इन्हें आप गिन भी सकते हैं, बिल्कुल। देखो कैसे, आप एक को देखो, अगर हम ऐसी आकृति कहीं आपको देखने को मिलती है, तो इसमें त्रिभुज कितने होते हैं, इसमें त्रिभुज होते हैं 1, 2, 3, 4, तो हम कर देते हैं 4 का दोगुना कितना, 8 त्रिभुज। कितने त्रिभुज होते हैं ऐसी आकृति में, 8, तो 1, 2, 3, 3, 4, 4 तो ये हो गए 832, 32 त्रिभुज तो आपके ये हो गए। 32 के बाद चलेंगे, आपने देखा एक ये रहा एक्स्ट्रा, दो दो सब में है, 4 है, 4 दूनी 8, 32 और 8 40, 40 के बाद में जब आप देखेंगे बड़े बड़े त्रिभुज पे चलेंगे आप, आपने इधर से हिसाब लगाएंगे, 1,
फिर दो, ये भाई, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद आप देखेंगे आपको इसमें दिखाई देगा, चार के बाद 44 हो गए ना, 44 तो आपको ऐसे ही दिख गए। और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, आप चले, आप यहाँ से चलेंगे, ये भी त्रिभुज है, ठीक है। ऐसे ही आप देखें 45, 45, 47 सामने ऐसे मिलती है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ए, जो सबसे ज्यादा है। ये वही आकृति वाला क्वेश्चन, एक है, एक से दो, दो से चार, एक से दो, दो से चार, एक से दो, दो से चार। तो आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ये बी में आपका सेम बिल्कुल बना हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ये आकृति थी, जब इसे ऐसे मोड़ेंगे तो ये ऐसी हो जाएगी, और ये ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो ऐसी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं 72। आपसे पूछा है षष्ठभुज सप्तभुज, छह भुजाएं सात भुजाएं, ठीक है। त्रिज्या व्यास ये कोई संबंध नहीं होता, त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, त्रिज्या को एक मान लेते हैं दो। अच्छा, जीवा व्रत, जीवा व्रत ये भी नहीं होता, क्षेत्रफल वर्ग नहीं होता, त्रिभुज में तीन, आयत में चार, तीन चार, हाँ ये होता है ऑप्शन नंबर सी। अधिक भुजाओं वाला इसमें नियम लगा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 73। 73 देखते हैं, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन आ गया। आप देखेंगे एक्स इसमें पहला है, इसमें टी -4, टी से -4 पी आएगा, टी से -4 पी, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है भाई। ऐसी यू, यू से आर -3, आर से -3 15, 15 पे ओ, पी के बाद क्या आएगा ओ, तो इसमें पी है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट, ऐसे निकाल। नेक्स्ट चलते हैं 74। 8 2 12, खाली स्थान 24 10, आपसे ये पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, 8 2 लिया, 8/2, 8/2 कितना होता है, चार, चार में से -2 करा तो दो, चार में से -2 करा तो दो, तथा ऐसे 24 10 का करेंगे, 24 का आधा किया 12, 12 में से दो -10, ऐसी 12, 12 का आधा किया 6, 6 में से दो -4, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट। लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, पिग को 49, हेट को 52, कैब को क्या लिखेंगे, तो पी आई जी, पी कितने पे 16, आई 9, और जी 7, ठीक है। ऐसे होता है भाई, 16 9 25 7 32, ऐसे तो बैठने का, तो हम क्या करेंगे, हमने लिए इनके अपोजिट, हमने लिए इनके अपोजिट, जब हम इनके अपोजिट लेंगे, पी होता है 11 पर, पी होता है 11 पर, अपोजिट के, आई, आई का आर, आर 18, जी का टी, टी 20, 20 18 38 और 11 49, अपोजिट से काम बन गया, तो उत्तर देख लीजिए सी, सी का अपोजिट एक्स 24, 24 और 26 50, 50 और 2 50 और 25, बी का अपोजिट 25 75, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों ये रीजनिंग के क्वेश्चन देख लिया हमने, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, और रीजनिंग में आप डेली आधा पौन घंटा प्रैक्टिस किया करेंगे, डेली मॉक टेस्ट से जैसे भी करनी है, और आपको उससे बहुत ही फायदा मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मैथ का। राम और श्याम के वेतन का अनुपात 8:5, राम शाम के वेतन से इतने रुपए की वृद्धि कर दी जाती है, तो उनका अनुपात कितना इतने हो जाता है, शाम का वेतन बताना है। तो हमने मान लिया राम का वेतन 8x, शाम का 5x, तो दोनों के वेतन में 2600 रुपये की वृद्धि, 8x प्लस 2600, 5x प्लस 2600, अनुपात क्या हो गया, 15/11। सोल्व करेंगे, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, तो 11 8 88, 0 0, 11 6 66 का 6 का हासिल लगे 6, 11 दूनी 22 और 6 28, 28,600। 15 की 5 में गुना, 15 5 75, 15 की यहाँ पे गुना, 2 0 की 2 0, 15 6 का 90 की 0, हासिल लगा 9, 15 दूनी 30 और 9 39, तो ये 88x, 75x इधर आ गया माइनस का, 88 में से 75 चले गए 13x, और 28,600 से इधर आ गए तो कितना बचा, 10,400, 10,400, 13x की वैल्यू 10,400, 13 8 104, x की वैल्यू आ गई 800,
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 800। आपसे पूछा शाम का वेतन, शाम का वेतन कितना है 5x, तो 5 अठे 40, 5 अठे 40, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछता कि राम का वेतन, राम का वेतन कितना था 8x और एक की वैल्यू 800, तो 8 की वैल्यू 6400 रुपये। अगर राम का वेतन पूछता तो 6400 रुपये। ऐसे देख लेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं 77। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि इसका अंकित मूल्य 2100 रुपये है तो वस्तु का क्रिया मूल्य बताना। ठीक है भाई, वस्तु का क्रिया मूल्य। दोस्तों हम करते हैं इन्हें रेशियो मेथड से। आप बोलते हैं एक चीज होती है आपकी सीपी, क्या होता है सीपी कॉस्ट प्राइस, एक होता है एसपी और एक होता है एमपी मार्क प्राइस। दोस्तों जो छूट दी जाती है वो एमपी मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर देते हैं। 15% की छूट, 15% की छूट, 15% हटाने को नीचे 100, 5 दिया 15, 20 पंजे 100। 20 की चीज थी, 3 की छूट मतलब 17 की मिली। ठीक है भाई। ऐसी 25% का लाभ, 25% की फ्रैक्शन 1/4, लाभ किस पर होता है क्रिया मूल्य पर। 4 की चीज, एक का लाभ 5, कितने पर 5। तो आपसे पूछा गया अंकित मूल्य 2100 रुपये, तो आपसे पूछा है क्रिया मूल्य बताना। तो हम क्या करेंगे, हम यही काट पीट कर लेंगे थोड़ी सी। 4 पंजे 20, 25 यूनिट की वैल्यू 2100 है, 17 की बतानी है। 25 यूनिट की वैल्यू 2100, 17 की बतानी है। तो आप निकाल लेंगे 2100 बटे 25 और गुणा 17। 25 से काटेंगे हम 2100 को, तो 25 अट्ठे 200 बचे 10, 100 हो गया। 25 चौका 100, 84 बार। और 84 की 17 में गुना करेंगे, 17 चौका 68, 68 का 8 का, 68 का 8 का, हासिल लगे 6, 17 छः का 102, 17 सत्तर 119, 17 अट्ठे 136, 36 और 6 42, 36 और 6 42, 1442। तो ये आ गया आपका 1428 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 78। जो इन्हें एक बैंक से 6% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली, ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया गया। यदि 5 वर्ष के अंत में 20,000 रुपये का भुगतान करने से ऋण समाप्त हो जाता है तो उसके द्वारा ली गई उधार राशि निकटतम कितनी थी। दोस्तों आप मानेंगे राशि थी उसकी पी। तो 20,000 रुपये क्या था चक्रवर्ती ब्याज जो उसने दिया, बराबर ए बराबर पी इंटू 1+r/100 एन, आपका फॉर्मूला होता है। तो पी इधर लिया है, ए ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपने रखा आर की जगह 6% कह रहा 5 साल के लिए, तो 6/100। तो आपने किया 2 से घटा 3/50, 50 से कम 50, 3 53। तो आपने 5 बार ऊपर 50 लिखा और नीचे लिखा 53। तो आप क्या करेंगे, आप इन सभी की जब गुना करके काट पीट करके कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 14,945, 14,945, 14,945। तो ये चीज आप याद रखेंगे। और निकटतम 14,945 के कितना है 15,000, निकटतम कितना है 15,000। नेक्स्ट देख लेते हैं 79। 79 में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। ये ऑप्शन चेक करेंगे, ये ऑप्शन में है 7/4। तो आप इसे कैसे लिखते हैं, आप इसे ऐसे करते हैं 7 को भाग देंगे 4, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, 7 पंजे 35, बाकी बच गया 5, 0 उतार ली, 7 सते 49, एक बच गया 0 उतार ली, 7 एकम 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बच गया 0 उतार ली 30, 7 चौक 28, 2 बच गया। पॉइंट 5714, ऑप्शन नंबर ये आपका हुआ। ऐसे आप बी चेक करेंगे, बी जब आप चेक करेंगे आपका आएगा 0.625, सी चेक करेंगे 0.6 और डी चेक करेंगे 0.335। तो सबसे बड़ा पूछा है तो पॉइंट में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही बड़ी आती है। दोस्तों ये था 57, ये 62, ये 60, ये 33, तो कौन सा बड़ा है 62, 62। तो 5/8 क्या है इसमें सबसे बड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं 80 नंबर।
n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या है जब n एक विषम संख्या है? दोस्तों जब n एक विषम संख्या होता है तो इसका जो औसत होता है वो n ही होता है। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, विषम संख्याओं का योग बटे विषम संख्याएं। तो ऊपर योग में क्या आ जाएगा n स्क्वायर और नीचे n, तो n स्क्वायर से n कट गया तो कितना बचा औसत n। विषम संख्याओं को औसत निकालना हो, जितनी संख्याएं होती हैं उतना ही क्या होता है उसका औसत। नेक्स्ट देख लेते हैं 61। एक कार की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, इसे वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए अब मूल्य को कितने प्रतिशत कम करना होगा? 25% की वृद्धि, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 4 से चीज कितनी होगी 5, तो आपको कम करना है कितना कम, एक कम, किससे कम 5 से। परसेंट के लिए 100, 5 से काटेंगे 20%। ऑप्शन नंबर ए, कितना कम करना होगा 20% कम। 82 देख लेते हैं। एक वर्त का क्षेत्रफल 36 पाई, एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। दोस्तों वर्त का क्षेत्रफल 36 पाई, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और वैसे कितना है दिया है 36 पाई, तो पाई से कट गया पाई, आर स्क्वायर 36 तो आर बराबर आ गया 6। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई ऐसा कैसे ही रखा, आर क्यूब 6 की क्यूब, पाई की जगह क्या रखा 3.14, 3 से काटा 3 दूनी 6, आप करेंगे 6 छंग 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 दिया 452 पॉइंट समथिंग, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका इसमें राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर, तो ऐसे भी आप देख। नेक्स्ट चलते हैं 83। 17/50 किसके बराबर है? भाई वही है 250, 17/250। तो आपको क्या करना है, आप 250 से भाग देंगे 17 को, जब आप भाग देंगे पॉइंट लगाया 0 नहीं चलेगी, ठीक है, एक 0 आपने लगा ली। अब चलेंगे 25 छिका कितने होते हैं 150, यहाँ कितना है 170, 25 छिका 150, 1500 आ गया, ये बच गया 200, पॉइंट आपने लगा रखा 0 लगा लिया। 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, ये पूरा पूरा करेंगे तो 0.068, ऑप्शन नंबर डी 0.068। नेक्स्ट है 84। आपसे 161 207 का में से पूछा गया है। में से होता है सबसे छोटी संख्या जिससे ये कट जाए। तो दोस्तों देखो एक तो सभी का होता है सबसे बड़ी संख्या जिससे ये कट जाए। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 23, 23 से हम काट के देख लेंगे, 23 निम्मा 207 और जी 23 सत्ते 261, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 23, सबसे बड़ी संख्या जिससे दिए हुए फैक्टर आपके हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं 85। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं इतनी है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, 3/4 रखा, भुजा स्क्वायर की जगह 8√3, 8√3, आप 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, आपने देखा 8 दूनी 16 और इन तीन को मिला के 3 बया 16 थी 48, 48√3, 4/3 पाई 4/3 भुजा स्क्वायर। रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 10 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी को तय करने में से कितना समय लगेगा? दोस्तों आपसे पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी 10 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 60 मिनट में कितनी 60 किलोमीटर, 60 मिनट में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी 60 किलोमीटर, और चाल भी इसकी कितनी होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो चाल कितनी हो जाएगी आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी के हिसाब से आपको क्या करना 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो समान दूरी को तय करने में से कितना समय लगेगा? अब क्या करना
40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 10 किलोमीटर की दूरी से तय करनी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा जब ये चलेगी, 10 किलोमीटर की दूरी से तय करनी है, तो अब आप इसका क्या बताएंगे? आपसे पूछा गया है समय। आपसे क्या पूछा गया है? समय। तो 10/40, 1/4 घंटा लगेगा। 1/4 घंटा, और जिसे हम बोलते हैं 15 मिनट। क्या बोलते हैं? 15 मिनट। दोस्तों ये सवाल है, आपसे पूछा गया है, इसे देख लेंगे थोड़ा। इसको करने के लिए आप करेंगे, इसका पॉइंट हटाने के लिए आप नीचे लिखेंगे 10। ठीक है भाई, इससे ये पूरी संख्या कट गई, इससे ये पूरी संख्या आपकी कट गई। तो 10 के बराबर इतना आ गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई? के की वैल्यू आ गई 0.844/10। ठीक है भाई, 0.844/10। तो एक ये हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे? एक अंक बाद और जीरो लग जाएगी, एक अंक बाद और जीरो, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 87 का जो उत्तर आ जाएगा आपका, आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेंगे 88। 2400 रुपये की धनराशि 2 वर्ष और 4 माह में 460 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज की दर बताएं। फॉर्मूले में रख देंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कितने रुपए ब्याज के मिले? 460। कितनी राशि? 2400 रुपये की राशि। R% पता नहीं, समय था 2 वर्ष 4 महीने। 4 महीने को लिख लेंगे आप 1/3। तो 2 × 3 = 6, 7/3/100। ठीक है भाई, देखेंगे थोड़ा सा, इससे यहाँ कट गया, ये आ गया 800। कितना आ गया? ये 800। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे आपका आ जाएगा 8 सही 3/14। 8 सही 3/14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, समय कार्य का क्वेश्चन है। अंजू और मंजू मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती है। माना मंजू 1 यूनिट काम कर रही, 5 दिन में किसी काम को करती है। यदि अंजू किसी कार्य को किए गए समय में मंजू से 2 गुना समय ले, तो मंजू समय इतना ले रही, क्षमता कितनी होगी इसकी? 1, इसकी 2। टोटल काम कितना हो गया? 15। आपसे पूछा गया है अंजलि को अकेला से कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो अंजलि की क्षमता कितनी है? 2 करने की, तो कितना समय लगेगा? 15 काम करने में 7.5 दिन। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का 90। तो दोस्तों हमने देखो मैथ भी देख लिया है आपका, जो हमने अच्छे से किया है बहुत ही, तो इन चीजों का आप ध्यान देंगे। 90 क्वेश्चन है, यदि हानि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य की 1/6 है, तो हानि प्रतिशत बताना। आपको क्या बताना? हानि प्रतिशत। 1/6 है, तो आपसे पूछा गया है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत। तो दोस्तों 1/6 का मतलब है चीज क्या थी? वो कोई चीज थी, टोटल जो भी थी, एक की हानि हुई 6 थी, एक की हानि हुई मतलब कितनी थी? 7। 7 बटे आपको क्या निकालना है? 100%। आपसे पूछा है तो 7/100। 14 सही 2/3%। 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये मैथ देख लिया। मैथ भी आप जो देखोगे ना पेपर में, आपको 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ में, आपको 15 के 15 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। मैथ रीजनिंग में है, तो मैथ और रीजनिंग में आपको 40 में से कम 35-38, अधिकतम अगर 40 भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, मैथ के इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, 1-2 क्वेश्चन एडवांस के, और आपको ये बेसिक ही क्वेश्चन मिलेंगे। समय कार्य से, चाल समय दोगी से, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, डिस्काउंट से, रेशियो से, एवरेज से, नंबर सिस्टम, यही आपको चैप्टर देखने को मिलेंगे जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों इनका रिवीजन करेंगे अच्छे अच्छे, कम से कम मैथ रीजनिंग आप, अगर आपके 30-35 क्वेश्चन भी हो रहे हैं ना अभी दोनों में, तो आप 1-1.5 घंटा दोनों को देंगे इन्हें, और टाइम अपना जीके को देंगे, क्योंकि जी के बिना पढ़े ही आपका सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर पर। कंप्यूटर में 91 सवाल है आपका, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 365 विंडो जो है, जिसे हम खरीद कर चला सकते हैं। ये क्या है? पे वाली है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में। प्रिंट प्रीव्यू मोड। प्रिंट प्रीव्यू मोड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप क्या रिव्यू और परिवर्तन कर सकते हैं? ए ऑप्शन डॉक्यूमेंट कंटेंट और एडिटिंग ऑप्शन, बी ऑप्शन पेज लेआउट, सी ऑप्शन फॉन्ट स्टाइल और साइज,
और डी ऑप्शन प्रिंटर कनेक्टिविटी और नेटवर्क सेटिंग। तो दोस्तों 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेज लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू मोड में डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करने से पहले आप पेज लेआउट के माध्यम से रिव्यू और परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 92। एमएक्स वर्ड 365 में खोलने पर हमें निम्नलिखित में से क्या मिलता है? ए, बिना किसी डिफॉल्ट नाम के रिक्त पृष्ठ। बी, डिफ़ॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट वन के साथ रिक्त पृष्ठ। सी, डिफ़ॉल्ट नाम पेज एक के साथ रिक्त पृष्ठ। डी, डिफ़ॉल्ट नाम डॉक फर्स्ट के नाम से रिक्त पृष्ठ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 92 का ऑप्शन नंबर बी, डिफ़ॉल्ट नाम या डॉक्यूमेंट फर्स्ट के साथ रिक्त पृष्ठ। एमएस वर्ड 365 खोलने पर डिफ़ॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट के साथ रिक्त पृष्ठ अतिरिक्त ऑनलाइन स्टोरेज और क्लाउड कनेक्टिंग सुविधाएं भी मिलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं 93। क्लाइंट से सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल POP3। बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल STTP। सी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। डी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। क्लाइंट से सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए आमतौर पर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो ये आपसे दी गई है इसमें HTTP, SMTP, IMAP, POP3, इनकी आपसे क्या कर सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इन्हें भी आप देख लेंगे, थोड़ा सा फुल फॉर्म भी इनकी याद कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 94। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है? ए, मोजिला फायरफॉक्स। बी, आउटलुक। सी, याहू मेल। डी, गूगल सर्च। तो दोस्तों 94 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है जिसकी मदद पर जिसकी मदद से इंटरनेट पर वेब पेजों तक पहुंचा जा सकता है तथा यह कंप्यूटर स्क्रीन पर वेबसाइट दिखाता है। नेक्स्ट चलते हैं 95। दोस्तों हम 95 क्वेश्चन पे आ लिए हैं करते करते। दोस्तों सवा घंटा हो गया, बोलते बोलते गला भी सूखने लग गया है। दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप एक आप शेयर तो कर ही सकते हो ना। शेयर करने में आपको क्या जा रहा है, आपको इतने अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, इतने अच्छे मेथड से बताया जा रहा है, तो आपका इन्हें शेयर करने में क्या दिक्कत होगी। नेक्स्ट देखेंगे 95। MS एक्सेल 210 और 2010 में मौजूदा स्तंभों कॉलमों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ए, 2048 कॉलम। 16,364 कॉलम जिन्हें हम स्तंभ भी बोलते हैं। 32,386। 8,382 कॉलम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 95 का बी, 16,384 स्तंभ या कॉलम, जो आपके MS एक्सेल 2010 में है मौजूदा समय में। अधिकतम 16,384 हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 96। MS एक्सेल 365 में रिबन पर निम्नलिखित में से किस टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होता है? ए, फॉर्मूला। बी, रिव्यू। सी, डाटा। डी, एडिट। तो 96 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डाटा। MS एक्सेल 365 में रिबन पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप डाटा टैब के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं 97। 97 देखते हैं। MS एक्सेल 365 में सेव या सेव एज विकल्प तक पहुंचने के लिए किस मेन्यू टैब का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन एडिट। बी, इंसर्ट। सी, होम। और डी, फाइल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, फाइल। MS एक्सेल 365 में सेव या सेव एज विकल्प तक पहुंचने के लिए फाइल टैब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमने ये 97 तक हो गए हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इन चीज़ों को समझेंगे, इनकी थीम समझेंगे, आपसे कहाँ से क्या पूछा है। ऐसे ही किताब उठाई कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे कुछ नहीं होता पढ़ने। आप देख सकते हैं MS एक्सेल
MX वर्ड 365 पे ज्यादा क्वेश्चन है, ईमेल वगैरह के क्वेश्चन है, तो उन्हीं चीज पे ज्यादा ध्यान देना। आप क्या करते हैं, शॉर्टकट की रटने लग जाओगे, रटने लग जाओगे। शॉर्टकट की का है कि दो क्वेश्चन क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर का वो इतिहास भी नहीं पढ़ना है। तो ज्यादा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान देना है। जो नई चीजें चलती हैं उनके बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 98। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सुपर स्क्रिप्ट फीचर का क्या कार्य होता है। सुपर स्क्रिप्ट: ए, टेक्स्ट को छोटा और बेस लाइन से ऊपर रखना। बी, टेक्स्ट के नीचे एक पंक्ति जोड़ना। सी, टेक्स्ट को बोल्ड और इटैलिक बनाना। और डी, टेक्स्ट को बड़ा और बेस लाइन से नीचे रखना। तो इसका राइट आंसर है 98 का ए, टेक्स्ट को छोटा और बेस लाइन से ऊपर रखना। सुपर स्क्रिप्ट का जो इस्तेमाल है टेक्स्ट को छोटा और बेस लाइन से ऊपर रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 95। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं अभी तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें। आपको दिल्ली पुलिस के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। अभी चैनल पर आप देखना, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी जो अब आप एग्जाम दोगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तब पता चलेगा आपको क्या पढ़ रहे हैं। ऐसी प्यार बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखा करो। और हमारी जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपको शाम को 6 बजे तक मिल जाती है डेली। और आप इन्हें देखेंगे, आपको इनसे ना एग्जाम तक हमने 5-6 तो कर ही लिए, 500 क्वेश्चन के समथिंग। एग्जाम तक आप 2-3 हजार क्वेश्चन कर लोगे और उनमें से बहुत क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 99। MX वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस एल, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस ओ, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस यू, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस वी। तो इसका राइट आंसर है आपका 99 का ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस ओ। MS एक्सेल में, MS वर्ड में 365 में टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर। तो दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, आगे भी नेक्स्ट की आपको वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी। हमने अपने चैनल स्टडी विद गौरव गोस्वामी पर आपको जो है दिल्ली पुलिस की एक प्ले लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। उस प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो वगैरह देख सकते हैं, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को पढ़िए, इनसे बहुत ही आपको बेनिफिट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन आप देख लें 90 मिनट में, और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, ठीक है। और ऑप्शन के बारे में रेट 90 मिनट, 90 मिनट में आप 100 क्वेश्चन की जगह एक 2-2 मिनट में बताता भी चल रहा हूँ। 300-400 क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, और आपको तो 90 मिनट में पूरा पेपर ही करना है। इस हिसाब से आप पढ़ेंगे ना और मेहनत करेंगे तो आपका पेपर 70 मिनट में हो जाएगा। 100 क्वेश्चन देख लेते हैं 365 MS वर्ड में। व्याकरण जांच, ग्रामर चेक सुविधा क्या होती है। ए, दस्तावेज की संरचना को बेहतर बनाने के लिए। नहीं, ये तो नहीं होता। या टेक्स्ट में व्याकरण संबंधी जो त्रुटियां रह जाती हैं उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव जो दिया जाता है वही होता है ऑप्शन नंबर बी वाला। तो दोस्तों हमने ये 100 क्वेश्चन कर लिए हैं आज के मॉक टेस्ट। आपको देखा होगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और कितने सिंपली तरीके से मैं आपको इन्हें समझा रहा हूँ। मैथ रीजनिंग में देख लो, हमने कितना भी कितना इस पे ज्यादा कुछ लिख भी नहीं रहे हैं, हम कर भी नहीं रहे हैं, और तब भी मैं आपको चीजें बताता हुआ चल रहा हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के करेंगे तो ये चीजें आपकी समझ में आने लगेगी। तो आपको क्या करना है, आपको हमारा चैनल स्टडी विद गौरव गोस्वामी को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारी वीडियो को शेयर कर देना है। हमारी वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट में एक बहुत ही अच्छी सी कमेंट करनी है। आपको बहुत ही अच्छी सी कमेंट करनी है कि आपको हमारी वीडियो से कोई मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। हम आपकी पढ़ाई में साथ दे पा रहे हैं या नहीं दे पाए। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, अच्छे से वीडियो को देखें, अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।